सामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का मैं विवेक मिश्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जीएस दृष्टि 2023 की अपनी सीरीज पढ़ रहे हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी। आप जानते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी जो है वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके साथ में आप देखते होंगे कि जो बदलता हुआ हमारा परीक्षा पैटर्न है उसके आधार पर भी आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेट सीटेट को आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कोई भी राज्य की जो सिविल परीक्षा होती है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इन सभी बातों को आप कोशिश करिए बेहतर तरीके से हमारे साथ पढ़िए। ये पुस्तक है आपके लिए मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। चित्रात्मक तरीके से आपको यहाँ पर सभी बातें बतलाई गई हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी परीक्षाओं के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इन सभी बातों को आप मेरे साथ लाइव क्लास के माध्यम से भी पढ़ते रहिए। साथ ही साथ आप इसको मार्केट से लेकर के फटाफट जो रिवीजन करने वाली बात आती है वहां पर भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने लास्ट के जो क्लास पढ़ी थी, अंतिम पॉइंट जो हम लोगों ने देखा था वो हम लोगों ने देखा था बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। अब यहां पर जो आज की हम लोगों की क्लास है उसमें इस बात को समझना है कि जो भी बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो कहां पर मौजूद हैं और बेसिकली आपके जो क्वेश्चंस परीक्षाओं में बनते हैं वो यहीं से आपको पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व आपको भारत के कौन कौन से राज्यों में मिलते हैं, इसी की चर्चा हम लोग अपने आज की इस क्लास के शुभारंभ में करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला, यहां पर आपको एक पॉइंट दिया गया है। यहां पर आपको सबसे पहले इस बात को आप समझते रहिए। एक पॉइंट इस फिगर में, इस जो मैप को दिया गया है, इस मैप में आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जहां पर भी आपको स्टार दिया रहेगा नाम के साथ में, तो आप उसको समझिएगा कि जो स्टार इंगित बिंदु हैं संबंधित राज्य को दर्शाते हैं, न कि वास्तविक स्थल को। तो यहां पर इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। वास्तविक स्थल को आप यहां पर मत समझिएगा। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में यहां पर नहीं है, इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ हम जब शीत मरुस्थल की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो उस राज्य में मौजूद है। ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन था इस मैप के बारे में। यहां पर आप देखिए तो सबसे पहले हम लोग हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर एक बायोस्फीयर रिजर्व मौजूद है जिसको हम लोग शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं। अब शीत मरुस्थल है 2009 में इसको स्थापित किया गया हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में दोस्त आप देख सकते हैं नंदा देवी है और इसको 1988 उत्तराखंड में इसको स्थापित किया गया। और इसके साथ में आप देखिए साल 2000 में कंचनजंगा नाम का बायोस्फीयर रिजर्व है। ये कहां पर है? सिक्किम में है। और इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है यहां पर भी एक है दिहांग दिबांग नाम से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी आपको दिहांग दिबांग नाम आएगा तो आप उसका एक अंदाजा लगा लेंगे निश्चित रूप से कि कहां पर यह मौजूद है। तो अरुणाचल प्रदेश में है। 1998 में इसको स्टेबल किया गया। इसके अलावा मानस जो है वो कहां पर है? असम में मौजूद है। 1989 में इसको स्थापित किया गया। इसके बाद में देखिए जरा, यहां पर एक पॉइंट आपको मिलता है डिब्रू सैखोवा। यहां पर आप ध्यान दीजिए, डिब्रू सैखोवा जो है यह सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। जो डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व है वो पहला पॉइंट आपको पूछा जाएगा कहां पर है, तो लोकेशन आपको असम ध्यान में रखना है। और इसके अलावा यह सबसे छोटा है, ये भी आप ध्यान में रखिए। इसके बाद में आप यहां पर जानते हैं मेघालय में एक नौकरेक नाम का बायोस्फीयर रिजर्व होता है और इसको स्टेबल किया गया था 1988 में मेघालय में। फिर इसके बाद में देखिए सुंदरवन जो है वो वेस्ट बंगाल में है। 1989 में इसको स्टेबल किया गया। इसके बाद शिमलीपाल ओडिशा में है 1994। और इसके बाद में देख लीजिए यहां पर एक है अचानक मार अमरकंटक। तो ये जो है यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर मौजूद है बायोस्फीयर रिजर्व। आपसे एक बड़ा दिलचस्प सवाल यहां पर बन सकता है कि वह कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर
मौजूद हैं। तो यहां से अगर इस पॉइंट का आंसर आपको लगाना होगा तो बेहतर तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। 2005 में इसको स्थापित किया गया था। शेषाचलम की बात करेंगे तो ये कहां पर है? शेषाचलम जो है ये आपको मिल जाता है आंध्र प्रदेश में। यहां पर भी इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व 2010 में स्थापित हुआ था आंध्र प्रदेश में। इसके बाद में देखिए अगले पॉइंट में आपको यहां पर है मन्नार की खाड़ी। अब मन्नार की खाड़ी में आप देखिए तो यहां पर आपको सवाल मिलता है मन्नार की खाड़ी का जो है ये आपको ध्यान रखना है क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा है। अभी आपको सबसे बड़ा वाला भी बतलाते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा 1989 में स्थापित हुआ। कहां पर? तमिलनाडु में हुआ है। और इसके बाद में देखिए और ये कहां पर है? तमिलनाडु में। अगस्त मलाई की अगर बात करेंगे तो 2001 में इसकी स्थापना की गई और इसके साथ में केरल और तमिलनाडु में इसका विस्तार आपको दिखलाई पड़ता है। फिर इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट में तो अगला जो पॉइंट आपको यहां पर है, अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपको नीलगिरी दिया गया है और इस नीलगिरी को आप जानते हैं कि ये 1986 में इसको स्थापित किया गया। 3 राज्यों में इसका विस्तार दिखलाई पड़ता है, तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में। ये 3 राज्य हैं जहां पर नीलगिरी आपको दिखलाई पड़ता है। तो इस तरीके से आपने देखा मन्नार की खाड़ी कहां पर है? तो ये होता है तमिलनाडु में। इसके बाद में अगस्त मलाई ये कहां पर होता है? केरल और तमिलनाडु में। इसके बाद नीलगिरी होता है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। तो इस तरीके से आपको कई टाइप के प्रश्न यहां से मिलते हैं। और एक आपका देखिए तो यहां पर है कच्छ का रण। और कच्छ का रण ही क्या है? ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में और ये 2008 में गुजरात में इसको स्थापित किया गया था। अब यहां पर अगर आप बेसिकली क्वेश्चंस देखेंगे तो 3 महत्वपूर्ण सवाल आपको बन जाते हैं। पहला सवाल आपको बनता है यहां से, पहला सवाल आपको मिलता है यहां से डिब्रू सैखोवा जो है यह सबसे छोटा है, ये एक सवाल आपको बनेगा। दूसरा आपको बनेगा कि सबसे बड़ा अगर सवाल पूछा जाए तो सबसे बड़ा आप ध्यान रखिए गुजरात का है, कौन सा? कच्छ का रण है। और इसके बाद में तीसरा महत्वपूर्ण सवाल आपको क्या मिल जाएगा? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल आपको यहां से मिल जाता है ये अमरकंटक अचानक मार और इसके बाद में ये मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी सेकंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया होगा। हाईएस्ट या लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे तो कच्छ का रण होता है गुजरात का। और इसके बाद स्मॉलेस्ट की अगर बात करेंगे तो वहां पर आंसर आपका हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा डिब्रू सैखोवा। ये कहां पर है? तो असम में है। अब इसके बाद यहां पर देखेंगे नेक्स्ट में तो ग्रेट निकोबार में एक मौजूद है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये आप ध्यान में रखिए। और फिर इसके बाद में आप देखिए तो यहां पर एक पॉइंट आपको और देखना है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में आप देखिए तो 2 है यहां पर, पंचमढ़ी है और आपको पंचमढ़ी है और पन्ना। पन्ना जो है सबसे नया है, साल 2011 में ही इसको स्थापित किया गया था। और इसके बाद पंचमढ़ी आप जानते हैं 1999 में इसको स्थापित किया गया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस मैप के माध्यम से जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व आपके लिए हैं वो सारे हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आपके परीक्षाओं के लिए, तो यहाँ पर आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां पर आप देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेंगे। भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो भारतीय बाघ गणना प्रारंभ की गई थी साल 2006 में। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपको यहां से मिल जाता है। यहां पर देखिए तो भारतीय बाघ गणना प्रारंभ की गई थी कब? तो 2006 से इसको स्टार्ट किया गया था। ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। भारतीय वन्य जीव संस्थान के द्वारा इसको किया गया था। सवाल आपको 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला सवाल आपको पूछा जा सकता है कि बाघ की गणना कब से शुरू किया गया? तो राइट आंसर आपका होगा 2006 में। और इसके अलावा किसने शुरुआत किया है? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आपको यहां पर ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में साल 1986 में स्थापित किया गया। कौन सा क्षेत्र है? तो नीलगिरी का क्षेत्र है, केरल है, कर्नाटक है और तमिलनाडु का एरिया आपको मिलता है। इसके बाद में आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिल जाता है नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपको दिखलाई पड़ता है। अगले पॉइंट में हम लोग बात करें तो यहां पर आप देख लेंगे भारत का नवीनतम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये हम लोगों ने अभी मैप पर भी इस बात को देखा है कि सबसे नवीन अगर आपसे पूछा जाएगा तो न्यूएस्ट अगर पूछा जाए कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पन्ना, मध्य प्रदेश का है। साल 2011 में इसको स्टैबल किया गया था। अब इसके बाद में देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो डिब्रू सैखोवा है, असम में मौजूद है। और सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कच्छ का रण लगाना है गुजरात में। और ये सारे पॉइंट हम लोगों ने इस मैप के जरिए जीएस दृष्टि 2023 की जो सीरीज है उसमें हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यहां पर आपको यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल भारतीय जैवमंडल रिजर्व ये कहां पर मौजूद हैं ये हम लोगों को बात करनी है। यूनेस्को का पूरा नाम और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये आपको उम्मीद मैं करता हूं कि आपको ये पता होगा। जिनको पता है जल्दी से हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। अब इसके बाद देखिए यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल भारतीय जैवमंडल रिजर्व कहां पर हैं, कौन कौन से? यहां पर एक लिस्ट आपको दी गई है। अभी फिलहाल हम लोगों ने क्या देखा था? अभी हम लोगों ने फिलहाल देखा था कहां पर मैप पे है। और इसके बाद में देखिए तो नीलगिरी कब शामिल किया गया? तो इसका एरिया आप जानते हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में है। साल 2000 में इसको शामिल किया गया। मन्नार की खाड़ी को कब शामिल किया गया? तो मन्नार की खाड़ी की अगर बात करेंगे तमिलनाडु में मौजूद है, साल 2001 में इसको शामिल किया गया। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, 2001 में शामिल किया गया। और इसके बाद में नौकरेक मेघालय में है, साल 2009 में इसको शामिल किया गया। 2009 में ही पंचमढ़ी और शिमलीपाल को भी शामिल किया गया। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है और शिमलीपाल जो है वो ओडिशा में होता है। इसके बाद 2012 में अचानक मार अमरकंटक इसको शामिल किया गया जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर मौजूद है। इसके बाद में आप देखिए ग्रेट निकोबार है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मार्च 2016 में इसको शामिल किया गया था। खान ग्लोबल स्टडी फैंस है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। पेरिस में है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। चलिए अब इसके बाद देखिए ग्रेट निकोबार जो है ये कहां पर है? लोकेशन आप जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 2013 में इसको यूनेस्को ने शामिल किया। अगस्त मलाई जो है वो केरल और तमिलनाडु में है। मार्च 2016 में इसको स्थापित किया गया। स्थापित का मतलब यूनेस्को के द्वारा इसको वैश्विक सूची में शामिल किया गया। इसके बाद में कंचनजंगा नाम आप जानते हैं सिक्किम में मौजूद है। जुलाई 2018 में इसको शामिल किया गया। और इसके बाद पन्ना जो कि सबसे नवीन है, 2011 में बना था, है कहां पर? तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश में इसकी लोकेशन होती है और यूनेस्को ने इसको 2020 में शामिल किया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जितने भी पॉइंट हैं ऐसे जो कि यूनेस्को के द्वारा वैश्विक धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं, तो उसमें से आपने टोटल 12 देखे हैं। ये सभी का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। लोकेशन के साथ साथ में कब इसको शामिल किया गया, कभी कभी इनके क्रम को भी पूछ लिया जाता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। चलिए अब हम लोगों को यहां पर बात करनी है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। यहां पर एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे बड़े जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब ऐसे ही सवाल आपको मिलते हैं और इन सभी को आप देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सवाल आपको देखिए कैसे पूछा जाएगा। अब यहां पर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं देश के 3 सबसे बड़े जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो एक है आपका कच्छ का रण गुजरात में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में और सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में।
तो नंबर 1 पर कौन सा है आपका कच्छ का रण, दूसरे नंबर पर है आपका मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, और तीसरे नंबर पर है सुंदरबन। और इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो ये लोकेटेड है कहां पर, वेस्ट बंगाल में। और इसके बाद विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन ये कब आयोजित हुआ और कहां पर आयोजित हुआ, तो हुआ था ये साल 2010 में, और सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में इसको शामिल किया गया था। अब इसके बाद कस्तूरी, कस्तूरी मृग में होती है कहां पर, जो कस्तूरी आप सुनते हैं ये कस्तूरी मृग में कहां पर होती है, तो मस्क ग्रंथि यानी कि नाभि के पास स्थित होती है। यह भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। कस्तूरी रासायनिक रूप से क्या होता है, तो इसको मैक्रोसा इक्लिक कीटोन्स कहा जाता है। इसका नाम यहां पर आपको कस्तूरी मृग से या कस्तूरी से आपको दो सवाल यहां पर बन सकते हैं। पहला जो होता है कस्तूरी जो होती है वो कस्तूरी मृग में कहां पर पाई जाती है, तो ये नाभि के पास स्थित होता है जिसको मस्क ग्रंथि कहते हैं। और जो कस्तूरी है रासायनिक रूप से होता है मैक्रोसा इक्लिक कीटोन्स इसको कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान, कल भी हम लोगों ने इसकी चर्चा किया था। विश्व का पहला नेशनल पार्क की अगर बात करेंगे तो वो होता है आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कि सिचुएटेड है कहां पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व का वह द्वीप जो केवल पक्षियों के लिए जाना जाता है, पक्षियों के लिए रिजर्व है, तो वो है कजिन द्वीप, सेशल्स द्वीप पे मौजूद है इटली के पास में। भारत में पक्षियों का प्रथम अभयारण्य स्थापित किया गया था वेदांथंगल में, तमिलनाडु में किया गया था, और समय था 1936, 1936 में इसको स्थापित किया गया वेदांथंगल में, तमिलनाडु में। और स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब की गई थी, तो 1952 में की गई थी। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और भारत में जैव विविधता संरक्षण की जो योजना शुरू हुई थी वो हुआ था 1991 और 92 में। तो यहां से आप देख लीजिए जितने भी पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं उन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया है। यहां तक की बातें उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद में देखिए भारत में घोषित जैव विविधता विरासत स्थल कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त आपके लिए। कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसी तरीके से प्रश्न आपको मिलते हैं। यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, एक आपका हिमाचल प्रदेश और दूसरा है उत्तर प्रदेश में। तो जब हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में आप जानते हैं कौन सा है, बर्च पाइन वन क्षेत्र, नैन गहर, और इसके बाद में अधिक ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान, हुडन भटोरी और सुरल भटोरी मोनेस्ट्री में स्थित पवित्र उपवन है। और इसके बाद में देख लीजिए उत्तर प्रदेश का कौन सा है, यूपी पीसीएस वाले ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में एक है घड़ियाल पुनर्वास केंद्र, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब यहां से आप देखिए तो अगले पॉइंट में हम लोगों को बात करनी है भारत में घोषित जैव विविधता विरासत स्थल कौन कौन से हैं। यहां पर आप देखिए एक एक करके पार्ट वाइज आपको मैप यहां पर दिखाया गया है, और ये सारी विशेषताएं जो आप देख रहे हैं ये सभी हर एक विषय में आपको कुछ इसी तरीके से दिखलाई पड़ती हैं। तो यहां पर हम लोग इस वाले मैप की बात करेंगे। एक में आपको ऊपर वाला एमपी का मैप है और नीचे वाला महाराष्ट्र का है। एमपी में 3 ऐसे हैं, यहां पर पहला है अमरकंटक, और यह कहां पर है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ने वाली मैकाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है नरो हिल्स, और तीसरा है पातालकोट। तो ये 3 हैं जो कि मौजूद हैं कहां पर, मध्य प्रदेश में। 5 हैं महाराष्ट्र में, कौन कौन से हैं, ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली, इसके बाद बम्बार्डे मिरिस्टिका स्वयं है, इसके बाद गणेश खिंड गार्डन है, लांडोर खोरी है, और सिस्तुरा हिरण्यकेशी है। ये सारे कहां पर मौजूद हैं, महाराष्ट्र में मौजूद हैं। ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में देखिए तो अगला पॉइंट जो आपको दिया गया है, यहां पर आप देखेंगे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की अगर बात कर रहे हैं तो मेघालय में 1 होता है। इसके बाद असम में आप देखेंगे 3 है, कौन कौन से, माजुली है, हाजोंग कछुआ झील है, बोरजुली वाइल्ड राइस साइट है, मणिपुर में 1 है डैलोंग गांव, और इसके बाद त्रिपुरा में आप जानते हैं 5 ऐसी हैं जिसमें से शिलाचारी गुफाएं,
बेटलिंग शिव और उसके निकटवर्ती क्षेत्र है, उनाकोटी है, बारामुरा जलप्रपात है, देवबारी या चाबीमुरा है। और इसके बाद में ओडिशा में दो होते हैं, मंदासारू महेंद्रगिरी पहाड़ी जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में शामिल होते हैं। अब इसके बाद में आप देखिए तो नेक्स्ट में आपको मिलता है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में आपको कुल 4 यहां पर मिल जाते हैं। पश्चिम बंगाल में टोटल आपको कितने मिलेंगे, 4 यहां पर मिलेंगे। और यहां पर आप देखिए तो दार्जिलिंग का वन प्रभाग के अधीन टोंगलू है जैव विविधता विरासत स्थल, और इसके बाद दार्जिलिंग का वन प्रभाग इसके अधीन है, विविधता विरासत स्थल में है। बानेश्वर शिव दीघी ये भी है, और ये सारे अब आपको हैं नीचे जो दिए गए हैं ये आपको दक्षिणी क्षेत्र में मौजूद हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को बात करनी है कि दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन से मौजूद हैं। जब हम लोग बात करेंगे दक्षिणी क्षेत्र की तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कौन कौन सा होगा। तो पहले नंबर पर आपका है यहाँ पर कर्नाटक, और कर्नाटक पे कौन कौन से हैं, यहाँ पर 4 हैं। कौन से, नल्लूर इमली उपवन है, होगरेकान है, इसके बाद अंबारागुडा है, और कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय गांधी कृषि विज्ञान केंद्र कैंपस बेंगलुरु में है। और इसके बाद में आप देखिए गोवा में एक है पूर्वतली राय। इसके बाद में यहां पर तेलंगाना का ये मैप है, यहां पर अमीनपुर झील है। और इसके बाद तमिलनाडु में आप देखिए तो तमिलनाडु में आपको एक मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल। केरल में भी आपको एक है, आश्रमम है। और इसके बाद में आप देखेंगे अगले पॉइंट पर, तो अगले पॉइंट पर आपको यहां पर मिल जाता है नेक्स्ट में डॉल्फिन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब इसके बाद आप देखिए तो डॉल्फिन से संबंधित आपको कितने प्रश्न मिलते हैं यहां पर, इस बात को आप ध्यान में रखिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। यहां पर एक एक करके हम लोग सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। डॉल्फिन से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न मिलता है तो इसी तरीके से जितने एस्पेक्ट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो सभी आपको यहां पर मिल जाएंगे। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपके लिए है यहां पर, पहला पॉइंट आपको है बिहार सरकार की तर्ज पर भारत सरकार के द्वारा 5 अक्टूबर को, पहला पॉइंट आपको मिल रहा है 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में घोषित किया गया है। कौन सा तारीख है ध्यान रखिएगा, ये होगा 5 अक्टूबर। और इसमें क्या मनाया जाता है, इसमें नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में इसको मनाया जाता है। सेकंड है नदी की सुरक्षा के लिए बायो मॉनिटरिंग टूल की संज्ञा दी जाती है, नदी की सुरक्षा। और रिवर्स फॉर लाइफ, लाइफ फॉर रिवर्स विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा ये दिया गया है वाक्य। और इसके बाद जो डॉल्फिन होती है यह एक स्तनधारी जीव है। 18 मई साल 2010 को गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और 5 अक्टूबर 2009 को बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके आग्रह पर केंद्र सरकार ने इसकी सहमति दिया। और गंगा नदी डॉल्फिन को गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है। एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है गंगा का टाइगर किसको कहा जाता है, तो आप बहुत सिंपली आंसर लगाइए कि डॉल्फिन को कहा जाता है गंगा का टाइगर। तो यहां पर डॉल्फिन से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे उन सभी पॉइंट की हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर आपको देखिए तो थोड़े से कुछ आपको अलग अलग परियोजनाओं के बारे में पढ़ना है। एक एक करके देख लेते हैं जल्दी से। घड़ियाल प्रजनन परियोजना है, तो घड़ियाल प्रजनन परियोजना जो है 1975 में स्टार्ट किया गया था भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP की सहायता से। इसको कहां पर किया गया, ओडिशा के तिकरपाड़ा से किया गया। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है और ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट 1975 से इसको स्टार्ट किया गया भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP की सहायता से। स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो ओडिशा के कहां पर, तिकरापाड़ा से। और उद्देश्य क्या है, घड़ियालों की संख्या में वृद्धि करना, टू इंक्रीज द, घड़ियालों की संख्या को इंक्रीज करने की बात है क्रोकोडाइल की। अब इसके बाद में आप देखिए तो अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट आपको मिल जाएगा यहां पर। नेक्स्ट में आपको है कि गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में मौजूद है और क्या इसके लिए
संबंधित हैं तो घड़ियाल संरक्षित प्रमुख क्षेत्र होता है इसमें। तो एक है आपका गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। इसके बाद में आप देखिए तो सतकोशिया जॉर्ज वन्य जीव अभ्यारण्य है ओडिशा में। ओडिशा में ही आप देख सकते हैं एक और है, ओडिशा में ही आपको एक और है नंदनकानन वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा में। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीनों में मौजूद है। भितरकनिका आप जानते हैं ओडिशा में है। तो घूम घूम के आप देख रहे हैं ओडिशा में आपको 3 मिल गए, तमिलनाडु में 1 और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आपको 1 मिला है, जो कि हम लोग चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यहां से अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप उसको बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएं, इसी उद्देश्य और उम्मीद के साथ हम आपके साथ लगे हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात यहां पर और करेंगे। टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं तो आप लगाइएगा 18 हैं, और इसमें यूनेस्को के विश्व संजाल में सम्मिलित कितने हैं तो इसमें से 12 हैं। सबकी लिस्ट हम लोगों ने मैप के जरिए और चार्ट के जरिए देख लिया है। यूनेस्को के द्वारा प्रमाणित भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि कितनी है, कितने एरिया पर है, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है मन्नार की खाड़ी, क्षेत्रफल इसका 10,500 स्क्वायर किलोमीटर है। चलिए अगला पॉइंट है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जैव मंडलीय निधि कौन सी है, तो हम लोगों ने वहां पर देखा था मैप में कच्छ का रण होता है, और ये क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 12,454 है। यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये हम लोगों ने यूनेस्को के जो स्थल हैं उसमें शामिल की बात किए हैं, और ये हम लोगों ने ओवरऑल की बात किया है। अब इसके बाद में देखिए तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB आपके PCS एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको एक बार सवाल पूछा गया है मैप के बारे में, और यहां पर आप देखिए इसको शुरुआत कब किया गया है तो 1971 में इसको शुरू किया गया है। और इसके बाद जो है यूनेस्को का एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है, और मुख्य उद्देश्य की अगर बात करेंगे तो लोगों और उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार के लिए एक वैज्ञानिक आधार की स्थापना करना है। और इसके अलावा भारत के 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व को MAB कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो मैप का मतलब क्या होता है, जो आपको दिया गया है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की, तो यहां पर आप ध्यान रखिए यूनेस्को का एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है, और इसका उद्देश्य है लोगों और उनके पर्यावरण के बीच में संबंधों में सुधार करने के लिए एक वैज्ञानिक आधार को स्थापित करना। और जो भारत की कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनमें से 12 ऐसे हैं जो कि MAB प्रोग्राम में शामिल हैं। ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहां पर दिया गया है भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसकी बात हम लोगों को करना है, और ये आप जानते हैं अलग अलग आपको यहां पर ध्यान में रखना है। और यही सारे सवाल आपको मैचिंग के लिए या फिर आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं। बोरियत जैसा फील होता है पढ़ते टाइम, लेकिन एग्जाम में आपको मिलते हैं। तो अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति काफी सजग हैं तो जरूर इसको आप देखते रहिए और अच्छे से कोशिश करिए। मैप में चूंकि दिया गया है तो याद करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, तो इसको मेमोराइज करने की जरूरत है, और इसको जितनी बार आप देखेंगे, जितनी बार सुनेंगे, उतना ही इजीली आप इसको याद कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर की बात करेंगे तो लिम्बर, गुलमर्ग और थजवास बालताल है। इसके बाद गुजरात की बात करेंगे तो गिर गिरनार, हिंगोलगढ़, नल सरोवर, नारायण सरोवर और चिंकारा है। अब नारायण सरोवर, चिंकारा, अब यहां पर आपने देख लिया कि टोटल यहां पर 5 हैं। और इसके बाद जब गोवा की बात करेंगे तो भगवान महावीर है, बोंडला है, कोटी गांव है, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में कर्नाटक की बात करेंगे तो मुकाम्बिका है, इसके बाद रंगथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य है, घाट प्रभा, चिंचोली है, ताल कावेरी है। और इसके बाद में तमिलनाडु की अगर बात करेंगे तो तमिलनाडु में कितने हैं, अन्नामलाई, कोडाई कनाल, नेल्लई और पुलिकट झील। फिर इसके बाद में आप देखिए आंध्र प्रदेश में है कम्बला कोंडा, पुलिकट और कोलेरू है, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में देखिए तो यहां पर आपको मिलता है तेलंगाना में, तो तेलंगाना में पाखल अभ्यारण्य है, अमराबाद, नागार्जुन सागर और प्राणहिता है। फिर इसके बाद में मेघालय की अगर बात करेंगे तो यहां पर नारपू है और नोंगखैलम है। और इसके बाद में
आप अगले पॉइंट की देखें तो यहां पर आपको उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस में आपको सवाल ये मिल सकते हैं। चंद्रप्रभा है, इसके बाद देखिए यहां पर बखीरा है। अब इसके बाद में देखेंगे तो महावीर पटना पक्षी विहार है, ओखला पक्षी विहार है। फिर इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर बिहार में कौन से हैं, भीमबाध, कांवर झील और कैमूर है। इसके बाद उत्तराखंड में केदारनाथ और अस्कोट है। तो इस तरीके से आपने देखा है कि जितने भी पॉइंट आपको यहाँ पर मिले हैं मैप के जरिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम लोगों ने यहाँ पर बात किया है। अब इसके बाद में देखिए अगले पॉइंट को, तो यहां पर आपको मिला है भारत के वन्यजीव अभ्यारण्य। अब इसमें से जो स्टेट हम लोगों ने वहां पर कवर नहीं किया था, इसकी बात हम लोगों को करना है। राजस्थान को ले लेंगे तो जयसमंद, नाहरगढ़ और सरिस्का होता है। मध्य प्रदेश की बात कर लेंगे तो सोन घड़ियाल है, रातापानी, गांधी सागर, सरदारपुर है, ओरछा और करेरा होता है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भोरम देव है, सारंगगढ़ गोमर्दा है, अचानक मार, सीता नदी है। तो ये आपको छत्तीसगढ़ में। और केरल में बात करेंगे तो पेरियार, इदुक्की, नैयर, पिराम्बिकुलम होता है। और इसके बाद में यहां पर देखिए तो ओडिशा में है आपको देवरीगढ़, सिमलीपाल, भीतरकनिका और चिल्का, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहां पर आप देखेंगे तो अगला आपका झारखंड है। झारखंड में डालमा, महुआडार वोल्फ है, पलामू, हजारीबाग है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है असम, यहां पर है गर्म पानी, अमचांग होता है। इसके बाद पाबी तोरा है, चक्रशिला है, दीपोर बिल है, पूर्वी कार्बी आंगलुंग है और इसके बाद लाओ खोवा है। तो ये सभी कहां पर मौजूद हैं, ध्यान रखिए असम में होंगे। और इसके बाद में यहां पर ये वाला एरिया किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। तो यहां पर पाखुई है, कामलांग है, ईगल नेस्ट है, दिबांग और सेसा आर्किड होता है। ये सारे कहां पर मौजूद हैं, अरुणाचल प्रदेश में मौजूद हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिए तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि वन्य जीव अभ्यारण्य आखिर होते क्या हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, इन सभी में डिफरेंसेस किस बात का पाया जाता है, इसको हम लोगों ने अपने क्लास में देख चुके हैं। लेकिन फिर भी यहां पर आपको क्विक रिवीजन करने की जरूरत है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की वेबसाइट के राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस जनवरी 2023 के अनुसार भारत के 567 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। अब एक बात यहां पर आप ध्यान दीजिए कि आपको इतने सटीक डेटा जो हैं वो किसी भी पब्लिकेशन में नहीं मिलती है। तो ये आपको काफी बेहतर तरीके से आपको अपडेट रखता है। और इसके अलावा जितनी भी किताबें आपको मिलती हैं वो ई बुक के फॉर्मेट में भी रहती हैं। तो उसको आप समय में जैसे आपका कोई परिवर्तन हो रहा है किसी डेटा में तो वो तुरंत परिवर्तित भी आपको दिखलाई पड़ती है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जो वन्य जीव डेटाबेस की जानकारी है उसके अनुसार जनवरी 2023 के जो आंकड़े हैं ये नवीनतम उपलब्ध आंकड़े हैं। यहाँ के अनुसार अगर देखेंगे तो टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो 567 है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का तकरीबन 3.73% होता है। यहां से आपको देखिए परसेंटेज के रूप में भी सवाल पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा परसेंटेज के रूप में भी। अब यहां पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए और हैं, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जो दिया गया है, पहला पॉइंट आपको है भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करेंगे तो ये आपका होता है कच्छ की खाड़ी, गुजरात 1982 में। इसके बाद में जीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या ये कहां पर होती है तो अंडमान और निकोबार में है। टोटल यहां की बात करेंगे तो 97 आपको यहां पर ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 49 मौजूद है। और इसके बाद में भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर, ये आपको ध्यान में रखना है, भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर कहां पर है तो जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता में मौजूद है। और इसके बाद में एक पॉइंट आपको यहां पर और है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना कब की गई है तो 1992 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। तो ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अब यहां पर एक पॉइंट, एक कॉलम आपके लिए है कि आप जानते हैं किसके बारे में, ऑपरेशन थंडर बर्ड, ये 30 जनवरी 2017 से 19 फरवरी 2017 के बीच में चलाया गया। भारत में वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के द्वारा इसको चलाया गया है। एक सवाल सिंपल सा आपसे यहां पर पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा इसको चलाया गया।
इसके अगर हम लोग उद्देश्य की बात करेंगे तो वन्य जीवों के प्रति हो रहे अपराध को नियंत्रित करना है। ऑपरेशन सेव कुर्ब, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन सेव कुर्ब किससे संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑपरेशन सेव कुर्ब तो ये किससे संबंधित है, यहां पर आपको ध्यान रखिए 15 दिसंबर 2016 से 30 जनवरी 2017 तक भारत में किसके द्वारा चलाया गया, WCCB के द्वारा इसको चलाया गया था, यानी कि वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB के द्वारा चलाया गया। कछुओं की सुरक्षा के लिए इसको चलाया गया था। अब इसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको और जुड़ा मिलता है। यहाँ पर पॉइंट है किसी तितली यानी कि ब्लू मॉर्मॉन तितली को राजकीय दर्जा प्रदान करने वाला महाराष्ट्र जो है वो देश का पहला राज्य है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि किसी राज्य का राजकीय तितली कौन सी है तो आंसर आप लगाएंगे इसकी प्रजाति जो है वो ब्लू मॉर्मॉन तितली है। और किसने किया है, तो अगला प्रश्न आपका यहां से बनता है महाराष्ट्र में। देश में पाई जाने वाली कुल तितलियों में से तकरीबन 15% जो हैं ये महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। ये भी आपको पॉइंट करने वाली बात है। इसके बाद में देखिए तो यहां पर आपको देखना है अगले पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये आपसे सवाल पूछा जाए सिंपल तो आप कहां बताएंगे कि कान्हा कहां पर मौजूद है। ये मौजूद होता है आपके मध्य प्रदेश में। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो 12 सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है राज्य सरकार की अनुसूचना के द्वारा। फूलों की घाटी आप जानते हैं कहां पर है, तो उत्तराखंड में है और पूर्णतः स्थित है शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में। ये ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे शीतोष्ण क्षेत्र कहां पर पड़ता है और अल्पाइन क्षेत्र कहां पर है। इसके बाद में हर्पेटोलॉजी, ये किसके लिए संबंधित होता है, यानी कि ऐसी विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर हाइड्रोक्लोरोकार्बन के बारे में HFC के बारे में आपको जानना है। तो HFC जो है, HFC की ओजोन विघटनकारी क्षमता जो होती है वो शून्य होती है, बहुत इसमें क्षमता नहीं होती, यानी कि यह ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाता। यहां पर आपको हाइड्रोक्लोरोकार्बन की बात की गई है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात नहीं की गई है। तो जब यहां पर बात करेंगे हाइड्रोक्लोरोकार्बन की तो इसकी जो क्षमता होती है ओजोन परत को नष्ट करने की, नुकसान पहुंचाने की, तो ये तकरीबन नगण्य होती है। यद्यपि कि HFC जो है भूमंडलीय तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा HFC का जो यूज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विस्थापक के रूप में, प्रशीतक के रूप में, यानी कि आमतौर पर आप जानते हैं कि जब भी हम लोग प्रशीतक के रूप में यानी कि कूलेंट के रूप में यूज करते हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, लेकिन उसके स्थान पर आप HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एरोसॉल प्रणोदक अग्निशमक यंत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर आप देखेंगे कुछ आपको यहां पर टाइगर रिजर्व की सूची दी गई है और टाइगर रिजर्व की जितनी भी सूचियां आपको यहां पर दी गई हैं इसको आपको एक बार देखने की जरूरत है। जितनी भी यहां पर टाइगर रिजर्व सूची दी गई हैं इसको आप देख लीजिए। जितने आपके परीक्षाओं प्रोस्पेक्ट होते हैं यहां पर वो सारे पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पर एक बात ये सीखने वाली है कि जितने पॉइंट हैं, जितने ऑस्पेक्ट आपके बन सकते हैं सवाल पूछे जाने का, जैसे कि कार्बेट जो है ये कहां पर मौजूद है, तो ये उत्तराखंड में है और साल 2010 में उत्तर प्रदेश में। अब यहां पर अमानगढ़ बफर है और इसके बाद में देखेंगे तो बांदीपुर 2007 कर्नाटक में, मानस है तो असम 2008 में। इस तरीके से आप देखिए तो यहां पर ये सारी लिस्ट आपको एक साथ दी गई है। अब इसके बाद में देखेंगे तो यहां पर जितनी भी लिस्ट आपको मिली है, जितनी भी लिस्ट आपको यहां पर दी गई है, ये आपको काफी अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। जितने भी आपको यहां पर टाइगर रिजर्व दिए गए हैं इसको आप बेहतर तरीके से ध्यान में रखिए। तो यहां से आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे के सारे आपको बहुत बेहतर तरीके से यहां पर समझ लेना है। अब इसके बाद में देखेंगे तो यहां पर आपको सारे पॉइंट मिल गए हैं एक साथ और इसमें आपने देखा है कि जितने भी क्वेश्चंस आपको बनने की उम्मीद होती है वो सारे के सारे पॉइंट आपको यहां पर दे दिए गए। तो अब यहां पर क्या करना है कि जितने भी पॉइंट आपको दिए गए हैं वो सारे पॉइंट आप कोशिश करिए, खास करके जो मैप वाले हैं
तो मैं पहले जितने पॉइंट हैं उसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करिए, अच्छी तरीके से उसको पढ़िए। किताब अगर आपके पास नहीं है तो उसको मार्केट से लेकर के ऑनलाइन में या ऑफलाइन किसी भी मोड में आपको मिल जाए तो उसको लेकर बेहतर तरीके से तैयार करिए, ताकि एग्जाम में आप ज़्यादा अच्छा करके आएँ। हम सभी लोगों की यही हमेशा उम्मीद रहती है, यही शुभकामनाएं आप लोगों के लिए रहती है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से आप तैयार करें। और आपकी तैयारी में सहयोग देने के लिए समसामयिक घटना चक्र हमेशा ऐसे ही यूजफुल कंटेंट बनाता है। हम लोग आपके जो रिक्वायरमेंट होती है उसको समझ करके आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार से, एग्ज़ाम के डिमांड के अनुसार से हम लोग कंटेंट आपके लिए क्रिएट करते हैं। तो इसके आगे की जो बातें होंगी वो हम लोग अपनी कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक की बात हम लोगों ने समझ लिया है कैसे कैसे आपको सवाल मिलते हैं। यहाँ पर ये पूरी लिस्ट है तो इसको बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसको एक बार किताब में आप पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से आप इसको तैयार कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी समय पर 12:30 पर हमारी आपकी मुलाकात कल फिर से होगी। इसके आगे की चर्चा करने के लिए जीएस दृष्टि 2023 की सीरीज पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो आज के लिए बस इतना है। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।